A for Aadhaar scam, B for Bofors scam, C for CWG scam, D for Devas Entry scam, E for Employees Guarantee Scheme scam, F for Fodder scam, Food Security Bill scam, G for Ghaziabad Provident Fund scam, H for Harshad Mehta Stock Market scam, I for IPL scam, J for Junior Basic Trainer Teacher, K for केतन बारिश होता है ना, इसका नाम रखते राजीव गांधी मुफ्त गपशप योजना। ये उसका भी नाम यही रखते राजीव गांधी। और डर की राजनीति कर रहे हो, उसीलिए उन्होंने एक बार मैं फिर कहूंगी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में उनको गले लगा के पूरे देश को भी दिखाया कि इन व्यक्तियों से डरो। ईवीएम मशीन पर हमें विश्वास नहीं है, चीफ जस्टिस पर हमें विश्वास नहीं है, आरबीआई पर विश्वास नहीं है, वर्ल्ड बैंक पर विश्वास नहीं है, आर्मी का चीफ तो सड़क का गुंडा है, विश्वास नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक पर विश्वास नहीं है। राहुल जी, इस देश को आपने नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट डिबेट में। दोस्तों, डिबेट थोड़ी पुरानी है लेकिन डिबेट है बड़ी जोरदार। आपको तो याद ही होगा, राहुल गांधी जी जब प्रधानमंत्री मोदी जी के गले पड़ गए थे, नहीं गले पड़े नहीं थे, उनको गले लगाया था, सॉरी, और राहुल गांधी जी ने संसद में आग भी मारी थी। तो दोस्तों, उसी बात को लेकर बहुत हंगामा हुआ था और राहुल गांधी जी ने खुद ने भी हंगामा मचाया था, राफेल, चौकीदार चोर है, अडानी, ये सब मैटर को लेकर। तो दोस्तों, उसी पर ये डिबेट बड़ी धमाकेदार बनी है। डिबेट में आप देखोगे कि कांग्रेस की प्रवक्ता है रंजीत रंजन जी, जो बड़ी ही मुझे अच्छी लगी उनकी बातें, नेता भी है वो कांग्रेस की, बड़ी सभ्य लगी, और संबित पात्रा जी ने भी उनको काफ़ी रिस्पेक्ट दिया डिबेट में। तो दोस्तों, डिबेट बड़ी अच्छी बनी है। हालांकि डिबेट में संबित पात्रा जी काफ़ी हावी रहे क्योंकि वो रंजीत रंजन जी काफ़ी सौम्य और सभ्य लगी। अगर इसी की जगह सुप्रिया सिन्हा होती तो डिबेट कुछ और ही हो गया होता, लेकिन डिबेट बड़ी जोरदार बनी है दोस्तों, आपको पूरा मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट, लेट्स स्टार्ट। तो करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। राहुल गांधी ने कुछ लोगों से कहा कि मैं इस बारे में कई हफ्तों से या कई महीनों से सोच रहा था कि मैं प्रधानमंत्री को गले लगाऊंगा। ये कोई अंदर स्वतः स्फूर्त उठी भावना से उठा विचार नहीं था, उनका प्री प्लान था। निश्चित तौर से मैं कहूंगी कि शायद 10 दिन से प्लान होगा, 20 दिन से प्लान होगा। और ये प्लान आया कैसे? हम लोग के सराउंडिंग नहीं आया, मोदी साहब की नफरत को देख देख के आया कि इस व्यक्ति को अगर सुधारना पड़े तो कैसे सुधारा जाए। तो सबसे बेस्ट तरीका था व्यक्ति को, प्रधानमंत्री को नहीं। जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठकर जिस नफरत की आंधी को चिंगारी दे रहे हैं, वैसे व्यक्ति को अगर समझाना पड़े तो निश्चित तौर से वो प्रधानमंत्री भी है, तो हम गले ही लगाने का काम कर सकते हैं। वैसे तो बंधुओं, मुझे अपने ऊपर दया आ रही है, मुझे अपने ऊपर दया आ रही है। हे ईश्वर, कभी ऐसा भी हो राहुल गांधी जी आके गले लगा के हमें सुधार दे, हम लोगों को संसार दिखा दे कि संसार में सच्चाई क्या है। और एक बात दया इसलिए आ रही है कि मेरी बहन रंजिता जी ने अभी एक फहरिस्त पढ़ी कि राहुल जी ने गले में लगा के उनको शिक्षा दी मोदी जी को कि किस प्रकार नफरत की राजनीति बंद करनी है, नोटबंदी से क्या हुआ था, देश में किस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, पकौड़े नहीं बेचना है, ये सब कुछ बता दिया। मगर मैंने टीवी में देखा ये गले लगाने की प्रक्रिया तो कुछ चंद सेकंडों की थी, मगर इतना बड़ा फहरिस्त जो आपने बताया है अभी, ये तो घंटों लग जाते हैं। ऐसे ही कर रहे राहुल जी रह जाते, तभी जाके ये पूरा कंप्लीट होता। दूसरी बात, हमारी बहन ने कहा कि नफरत की राजनीति को खत्म करने के लिए एक नया तरीका इजाद किया है गले लगने का। आदरणीय राहुल जी, आपको अगर नफरत की राजनीति खत्म करना है और उसके लिए गले लगना है तो घर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको गला लगाना शुरू किया जाए। पहली बात है, शशि थरूर जी को दिन में 4 बार गले लगाएं, क्योंकि सुबह उठते ही वो कहते हैं हिंदू तालिबान, हिंदू पाकिस्तान। तो पहली बार दिन में 4 बार शशि थरूर जी को, और कम से कम दिन में 5-6 बार जैसे ही मुंह खोलने की कोशिश करे दिग्विजय जी को तुरंत गले लगा लेना चाहिए, ताकि मुंह खुल ही ना सके, क्योंकि मुंह खुलता ही है दिग्विजय सिंह जी का तो देश के विपरीत की 26/11 आरएसएस की साजिश, ओसामा जी, और उसके बाद वो क्या था, बाटला हाउस एनकाउंटर में टप 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 आंसू बहा के रो रहे थे। इसलिए तुरंत गले लगाने का काम दिग्विजय सिंह जी को। गुलाम नबी आजाद और संदीप दीक्षित, इन दोनों को तो बिल्कुल दोनों हाथों से गले लगा के रखना चाहिए, क्योंकि आप देखिए गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि ये देश की जो सेना है ये एक आतंकवादी मारती है और 20 सिविलियन मार देती है, ये तो बदतर सेना है। और संदीप दीक्षित कहते हैं सेना के जो अध्यक्ष हैं, जो आर्मी चीफ हैं, वो सड़क के गुंडे हैं, उनको ऐसे ही रखना चाहिए। और दूसरी बात है कुर्सी। राहुल जी जाके मोदी जी को कान में बता रहे थे, मेरी दीदी कह रही थी ये प्रधानमंत्री का कुर्सी है। बताइए, ये बताने के लिए इतने दूर से जाने की क्या आवश्यकता है? मोदी जी को पता है कि 125 करोड़ जनता ने आशीर्वाद दिया है उस कुर्सी में बैठने के लिए, और राहुल जी आप सबने देखा होगा वहां जाकर ऐसे कर रहे थे, उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ, मैं बैठूंगा। ऐसे नहीं होता है, जल्दी उठ जाओ, ये कुर्सी अभी वैकेंट नहीं होने वाली। अच्छा, कैमरे में राहुल गांधी जी का भी जो आंख मारने की बात आप कह रहे हैं, मैं कहूंगी लोकसभा का टीवी चैनल किसके दम पे चलता है? राहुल गांधी गले मिल लिया, भाषण ऐसा दिया कि सही मानने में मोदी साहब आंख नहीं मिला पा रहे थे, तो अब करें क्या? तो कुछ तो खोजो। हम जेन्युइनली हम यहाँ पे खड़े हैं, कहते हैं हाँ यार मजा आ गया, यूं कर देते हैं। तो इसको आंख मारना इतनी बड़ी बात नहीं थी वो। चलिए बताइए। देखिए, पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आया, मेरी दीदी ने कहा कि जो लोकसभा चैनल है वो किसकी दम पे चलता है। मतलब चैनल तो किसी के दम पे चलता है, चैनल किसी के आंख में घुस के उसका आंख मरवा दे, ये कैसे हो सकता है? ये मुझे नहीं पता।
ये बात में समझ में नहीं आया है, मगर ये मैं आपसे कहता हूं कि ये प्रोग्राम समाप्त होने के बाद ये ज्ञान में अवश्य लूंगा कि कैसे किसी के अंदर घुस के भी आंख मराया जा सकता है। दूसरी बात है मोदी जी ने यूं किया या यूं किया, ये तो अलग बात है, इस पर चर्चा हुई अभी। मगर आप बताइए, राहुल गांधी जी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन के समय सुबह खड़े होकर, मैं बहुत परेशान हूं, किसान कितना परेशान है देश का, मैं कितना परेशान हूं, डिमोनेटाइजेशन के बाद क्या हुआ, नौजवानों को नौकरी नहीं मिली, मैं कितना परेशान हूं, फिर बाएं देखते होते क्यों आंख मारे ये लड़का, आंख मारे, क्या है उसका अर्थ क्या है? मतलब ये सारा ऐसे जो कुछ भी बोला 2 मिनट में ऐसे करके सब कुछ समाप्त कर दिया। मतलब ये किसान, ये नौजवान, ये सारा कुछ। आप अमिताभ बच्चन किसी और में ढूंढ रही है, अमिताभ बच्चन तो घर के अंदर ही है, घर के अंदर ही है। मतलब सारा कुछ भाषण भूषण देके फिर टोई जो किया है। और प्रधानमंत्री ने क्या किया, उन्होंने बताया आंखों की कहानी। आंख, राहुल गांधी जी बोलते हैं प्रधानमंत्री मेरे आंख के अंदर आंख डाल नहीं पा रहे, पता नहीं आंख डाला कैसे जाता है, ये मुझे नहीं पता ये प्रक्रिया, मगर आंख डाल नहीं पा रहे। प्रधानमंत्री जी ने कहा हाँ भैया मैं गरीब घर का बेटा हूं। अभी एक पिक्चर आ रही है, आप लोग देखिएगा, चलो जीते हैं, कि किस प्रकार एक गरीब घर का बेटा चाय बेच के हमारे में से एक और हमसे भी गरीब घर से एक यहां तक पहुंचा है। अरे उसको रोकने के लिए आंख मारना तो क्या नहीं करेंगे ये लोग। मगर मैं फिर भी बोलता हूं, जीत इस देश में गरीबों की ही होगी, शहजादों की नहीं होगी। अगर नरेंद्र मोदी साहब चाय बेचते हुए प्रधानमंत्री बने तो सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। मोदी साहब किसका सपना दिखा रहे हैं? अगर मोदी साहब की सरकार है तो वो इंजीनियर डॉक्टर को कह रहे हैं, ये नहीं कि बोल रहे हैं जो बिल्कुल नीचे है। इंजीनियर डॉक्टर को उन्होंने इंटरव्यू में कहा, किसी एक स्टूडियो में इंटरव्यू हो रहा था तो बोले आपने 2 करोड़ नौकरियों की बात कही थी, तो उन्होंने साफ कहा कि भैया आपके स्टूडियो के बाहर जो पकौड़े बेच रहा है वो भी तो 200 रुपए कमा रहा है। तो ये फर्क है कांग्रेस की सरकार में और बीजेपी के सरकार में। वाले को प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया इनकी सरकारों ने, हम गरीब को आपकी सरकार डॉक्टर इंजीनियर एमबीए नौजवानों को कह रही है पकौड़े बेच 4 रुपए। नहीं तो बहुत धन्य है हम लोग जो चाय बनाने वाले को भी प्रधानमंत्री बनाने के लिए अगर किसी ने आगे बढ़ाया तो कांग्रेस ने किया, क्योंकि चाय भी कांग्रेस ने बनाया, पानी भी कांग्रेस ने बनाया, चाय वाला भी कांग्रेस ने बनाया, फिर प्रधानमंत्री भी कांग्रेस ने बना दिया। इनका बस नहीं चल रहा है, थोड़े दिन बाद कहेंगे ब्रह्मांड सूर्य चंद्र पेड़ पौधे सब कांग्रेस ने बनाया है। बस ये अभी होगा, थोड़े दिन में होगा, सब बोलेंगे ये सब। और देखिए ये इसी को अहंकार कहते हैं। हमारी दीदी बहुत मेहनती हैं, ये मेहनत करके आती है, मैं इन पे कुछ आक्षेप नहीं करूंगा, मगर मैं गांधी परिवार के ऊपर आक्षेप करूंगा। इसी को अहंकार कहा जाता है कि सब कुछ हमने किया है। अरे चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाने का काम भी आप ही लोगों ने किया, उसके मेहनत ने कुछ नहीं किया। जैसे आंख मारने वो लोकसभा टीवी किसी के अंदर घुस के आंख मरा दिया, ठीक उसी प्रकार मेहनत भी उसके अंदर घुस के कांग्रेस करा रही थी कि वो जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया उसके अंदर भी कांग्रेस घुस के उससे मेहनत करा रही थी। देखिए इस प्रकार के अहंकार को ही प्रधानमंत्री बार बार, और मैं आपको बोल रहा हूं, जब एक गरीब व्यक्ति साधारण व्यक्ति मेहनत करके ऊपर पहुंचता है ना तो बहुत कुछ झेलना पड़ता है, आसान लड़ाई नहीं है। आपने स्कैम्स की भी बात की तो मैंने तुरंत अपने मोबाइल फोन में टाइप किया, आप भी कर सकते हैं, A to Z ऑफ कांग्रेस स्कैम। उसमें पर A to Z आएगा, A फॉर आटा स्कैम, B फॉर बोफर स्कैम, C फॉर CWG स्कैम, D फॉर देवा सेंटर स्कैम, E फॉर एम्प्लॉयज गारंटी स्कीम स्कैम, F फॉर फॉर्डर स्कैम, फूड सिक्योरिटी बिल स्कैम, G फॉर गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड स्कैम, H फॉर हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट स्कैम, I फॉर IPL स्कैम, J फॉर जूनियर बेसिक ट्रेनर, K फॉर केतन पारिक स्टॉक मार्केट स्कैम, L फॉर LIC हाउस स्कैम, M फॉर मधुकोड़ा स्कैम, N फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंस स्कैम, O फॉर ओरिएंटल बैंक स्कैम, P फॉर पंजाब स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ये मौका इनको भी मिलेगा। R for राशन कार्ड स्कैम, S for सत्यम स्कैम, T for टेलीकॉम जी स्कैम, 2G स्कैम, U for UTI स्कैम, V for वोल्क्सवैगन स्कैम, W for वेस्ट बंगाल टेलीकॉम स्कैम। अब 2 XYZ छोड़ देता हूं क्योंकि इज्जत भी रखनी है ना। किसी चैनल ने हिम्मत नहीं दिखानी है आपके घोटाले को उजागर करने की, क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा कि आप धमका की और डर की राजनीति कर रहे हो। उसीलिए उन्होंने, एक बार मैं फिर कहूंगी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में उनको गले लगा के पूरे देश को भी दिखाया कि इन व्यक्तियों से डरो मत। बीजेपी के भी जो सांसद आज अंदर ही अंदर खुश नहीं है, हम लोग जब सेंट्रल हॉल में पहुंचते हैं तो वो इस बात को कहते हैं, उनको भी कहा डरो मत, खुल के बोलो कि जो आपने नोटबंदी की, जिस तरह से आपने जीएसटी लगाया, जिस तरह से किसान की एमएसपी का झुंझुना पकड़ाया, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने से राहुल गांधी पहले भी कह चुके हैं, सत्ता नहीं संभाल सकते। उन्होंने कहा कि भाई मोदी जी और आरएसएस ये अपने आप को सर्वे सर्वा समझते हैं, ये कोई गलती नहीं कर सकते, मैं तो इंसान हूं, हाँ मुझसे गलती हो सकती है। ये डरा डरा कर आपने लोगों को किस तरीके से लाइन में खड़ा कर रखा है अपनी पार्टी के अंदर भी। सुबह टीवी ऑन करिए आप लोग, जब चाय पीते समय तो कोई मोदी जी को गाली दे रहा होगा, कोई गाली दे रहा होगा। आप दोपहर को टीवी ऑन करिए तो 4 लोग बैठ के मोदी ने हमें ऐसा कर दिया, ये ऐसा कर दिया, कांग्रेस की गाली दे रहे होंगे। शाम को टीवी ऑन करिए तो 4 लोग गाली दे रहे होंगे बैठ के, जो कांग्रेस के हों और बाकी लोग, और बोलते हैं हमें डरा दिया। ये डराना होता है या 2 लाख लोगों को जेल के अंदर लेकर इमरजेंसी में बंद कर देना और उनमें से आधे लोगों को मारने की कवायद करना, वो डराना होता है। आप बताइए मुझे, इस देश में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाने का काम 88 टाइम्स ऑफ द 126 टाइम्स अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। दूसरी बात, आज पाकिस्तान का रिजल्ट आया है, आपने अभी देखा है, बिलावल भुट्टो रो रहे हैं और क्या कह रहे हैं
बिलावल भुट्टो कह रहे हैं मुझे इस प्रक्रिया पे विश्वास नहीं है, यहाँ की इलेक्शन कमीशन बेकार है, विश्वास नहीं है। ठीक उसी प्रकार वहां पर तो सच में ही बेकार है, वो पूरी देश ही बेकार है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मगर यहां भी जब इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं, राहुल जी क्या कहते हैं, डायलॉग वही होता है, ये देश का इलेक्शन कमीशन बेकार है, ईवीएम मशीन पर हमें विश्वास नहीं है, चीफ जस्टिस पर हमें विश्वास नहीं है, आरबीआई पर विश्वास नहीं है, वर्ल्ड बैंक पर विश्वास नहीं है, आर्मी का चीफ तो सड़क का गुंडा है, विश्वास नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक पर विश्वास नहीं है। राहुल जी, इस देश को आप पे विश्वास नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है, आप पे विश्वास नहीं है। और आपने कहा बीसीसीआई के उनको जो प्रेसिडेंट आरएसएस ने बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, बीसीसीआई का प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को भी आप आरएसएस कहने लगी हैं। और किसने विनोद राय जी को किसने सीएजी बनाया था? आप लोगों के समय विनोद राय जी सीएजी बने थे। वो आप लोग अपने आप को भी आरएसएस, ये जो खतरनाक सपना होता है, अपने आप को भी आरएसएस कहने लगे हैं। और दो सबसे बड़ी बात देखिए, ये कह रहे हैं कि हमने सब दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पे रख दिया। इनका बस नहीं चलता है बंधुओं, वरना ये जो व्हाट्सएप होता है ना, इसका नाम रखते राजीव गांधी मुफ्त गपशप योजना, ये उसका भी नाम यही रखते, राजीव गांधी मुफ्त गपशप योजना। और मगर देखिए, आपने हिंदू मुस्लिम का भी मुझे सवाल पूछा है। इस देश की विडंबना है कि इस देश के खून में जब बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान लिखा तो उन्होंने धर्मनिरपेक्ष अर्थात सेक्युलर शब्द को प्रीएम्बल में इसलिए इंक्लूड नहीं किया। जब उनसे पूछा गया कि आपने प्रीएम्बल में धर्मनिरपेक्ष शब्द क्यों नहीं लिखा है, तो उन्होंने कहा सेक्युलरिज्म इज इन द ब्लड ऑफ इंडिया, भारतवर्ष के खून में धर्मनिरपेक्षता है। जब बाहर से मुसलमान भाई हमारे पहली बार भारत में आए, चिरामल का जो मस्जिद है, चिरामल केरल में, हिंदू राजाओं ने अपने पूजा स्थल को मस्जिद में तब्दील कर दिया और कहा कि आप यहां इबादत कर सकते हैं क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं। हमेशा से ही इस भारत देश ने सबके लिए पलक पावड़े बिछाए हैं, कभी भी हमने विद्वेष नहीं किया है। मगर 70 वर्षों से जिस प्रकार इस धर्मनिरपेक्षता शब्द के ऊपर राजनीति हुई है, मुझे आज कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों में वोट बैंक की राजनीति के कारण धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा को बनाया था हिंदुओं के लिए गाली और मुसलमानों के लिए ताली। यही डेफिनेशन बनाया था कि किसी भी कीमत पे हिंदुओं को गाली देना है। ऐसे ही बाटला हाउस एनकाउंटर में 2 आतंकवादी मारे जाते हैं। आतंकवादियों के डेड बॉडी को देखकर, ये मैं नहीं कह रहा, सलमान खुर्शीद जो उस समय मिनिस्टर थे, वो कह रहे हैं कि सोनिया जी 3 दिन तक सो नहीं पाई, वो रोई है। अरे आतंकवादियों के डेड बॉडी को देखकर कोई रोता है क्या? वहां जाकिर नायक के लिए दिग्विजय सिंह जी का जाके घरे लगाना और कहना ही इज अपोस्टल ऑफ पीस, ये मसीहा है शांति की, ये शांति दूत है। इतना ही नहीं, सुनिए, ये ठीक है, फहरिस्त बहुत लंबी है। मैं एक बात से आज बताता हूं और बार बार मैं कहता हूं, दीदी आप पे हमला नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस के विचार पे हमला कर रहा हूं। 7 पुश्तों तक हिंदू कांग्रेस को माफ इसलिए नहीं करेगा क्योंकि आपका एक नहीं 5 नेता खड़े होकर कहते हैं कि हिंदू आतंकवाद, सैफरन टेरर। अरे मैं आपसे पूछता हूं, कब हिंदुओं ने जाके आतंकवाद किया है? कब हिंदुओं ने जाके विश्व में मारने काटने का काम किया है? यह हिंदू धर्म कभी किसी को मारने काटने का काम नहीं करता है। इसे अपमानित करने का, भ्रमित करने का जो प्रयास किया गया है, आज उसका नतीजा 44 सीट पे है। और मैं कह रहा हूं, जब आप हिंदू तालिबान, हिंदू पाकिस्तान ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, 7 जन्मों तक ये सब हिसाब में चढ़ेगा। जनता माफ नहीं करेगी। खत्म। तो दोस्तों, डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया था, उसमें आपको मनोज यादव थे समाजवादी के प्रवक्ता और सुधांशु त्रिवेदी जी थे बीजेपी के प्रवक्ता। उसमें आपने मनोज यादव का एरोगेंस देखा था, उनका घमंड देखा था, उनका एटीट्यूड देखा था और उनका बात करने का तरीका देखा था। उसी की वजह से मैंने फेसबुक में भी देखा और यूट्यूब में भी देखा, सभी उनको कितना लताड़ रहे थे, कितना भला बुरा कह रहे थे। और दोस्तों, इस डिबेट वीडियो में देखिए, रंजीत रंजन जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, भले ही उन्होंने वो कांग्रेस की प्रवक्ता है, कांग्रेस को संबित पात्रा ने बहुत ही बुरा भला कहा, लेकिन उनके प्रति एक कटु शब्द नहीं कहा और उनको पूरी रिस्पेक्ट दी। तो दोस्तों, यही होता है एक सच्चा प्रवक्ता, एक सच्चा इंसान जो अपनी बात रखता है और शालीनता से रखता है और लोग उसकी इज्जत भी करते हैं। कहा मनोज यादव जो हर जगह गाली खाने का काम कर रहे, इसलिए गाली दे रहे, वो कह रहे थे मुझे गाली दी जाती है, इसीलिए गाली दी जाती है। भले ही कांग्रेस की प्रवक्ता रंजीत रंजन नहीं थी, लेकिन कितनी सौम्य थी। बहुत अच्छा लगा मुझे इनका डिबेट वीडियो देखा और मैं मजबूर हो गया कि ये डिबेट वीडियो जरूर डालो अपने यूट्यूब और फेसबुक पेज पे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप पेज पे वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करते जाएंगे, और अगर यूट्यूब पे देख रहे होगे तो चैनल सब्सक्राइब करते जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।